हम लोगों ने पब्लिक एक्सपेंडिचर की पूरी यूनिट को पढ़ा है और पब्लिक एक्सपेंडिचर की यूनिट पढ़ने के बाद हम लोगों ने ये देखा है कि गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो कहाँ-कहाँ पर होता है और किस तरह से गवर्नमेंट के पब्लिक एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो रही है। मैंने आप लोगों को वेगनर की थ्योरी पढ़ाई जो ये कहती है कि गवर्नमेंट के इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दोनों कामों में वृद्धि होती है। उसके बाद मैंने आपको जो है पीकॉक वाइज़मैन थ्योरी पढ़ाई। पीकॉक वाइज़मैन थ्योरी जो कि ये कहती है कि गवर्नमेंट के खर्चों में वृद्धि जो है वो अचानक से और किसी वजह से होती है जबकि इकोनॉमी में कोई जर्क लग जाता है। इसके बाद मैंने आपको रीज़न्स पढ़ाए थे कि क्या है रीज़न्स आपके ग्रोथ में वृद्धि होने के और क्यों किस तरीके से जो है गवर्नमेंट के खर्चों में वृद्धि हो जाती है। आज हम जिस बात को पढ़ेंगे कि अगर गवर्नमेंट के खर्चे इतना बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस समय हम जो है पूरी तरह वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। मैक्सिमम कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और उनका एक ही काम है लोगों का अधिक से अधिक कल्याण करना। अगर गवर्नमेंट के खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकली इन खर्चों के लिए पैसा आएगा कहाँ से? ये सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है। देखिए प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि प्राइवेट फाइनेंस में सबसे पहले हम अपनी इनकम देखते हैं, अपनी देखते हैं कि टोटल पैसा हमारे पास कितना है और उसको इनकम के लिए हम खर्च किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हम अपना एक बजट बनाते हैं और एक प्लान बनाते हैं। लेकिन पब्लिक फाइनेंस में इसका उल्टा होता है। गवर्नमेंट पहले अपने खर्चे देखती है कि कितने खर्चे उसे 1 साल के अंदर करने हैं। उसके बाद वो ये देखती है कि उसके पास इनकम कितनी होगी और वो इसके लिए इनकम का इंतज़ाम कहाँ से करेगी। तो पब्लिक रेवेन्यू जो आज हम पढ़ेंगे, पब्लिक रेवेन्यू के अंदर हम इस बात की स्टडी करते हैं कि गवर्नमेंट को टोटल कितनी इनकम होती है सारे सोर्सेस से मिला करके। गवर्नमेंट के जितने भी सोर्स हैं, उनसे मिला करके उसको कितनी इनकम होती है और इसी कांसेप्ट को हम पब्लिक इनकम के नाम से भी जानते हैं। देखिए अब तक आपको लगता है कि गवर्नमेंट को जो इनकम है वो सिर्फ टैक्स से होती है, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी कि गवर्नमेंट को इनकम का सोर्स केवल टैक्स नहीं होता। टैक्स तो इसका एक बहुत छोटा-सा पार्ट होते हैं जिससे कि गवर्नमेंट को इनकम होती है। प्रैक्टिकली गवर्नमेंट को जो इनकम होती है उसके बहुत सारे सोर्सेज़ होते हैं। और वो क्या होते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पब्लिक रिवेन्यू का मतलब क्या है? देखिए 2 टर्म्स हैं, पब्लिक रिवेन्यू और पब्लिक रिसीप्ट्स, इनको कन्फ्यूज़ मत होइएगा। डाल्टन जो पब्लिक फाइनेंस के मेजर जो है राइटर थे, उन्होंने पब्लिक रिवेन्यू का जो है मीनिंग वो 2 सेंस में लिया। वाइडर सेंस में पब्लिक रिवेन्यू का मतलब है कि किसी भी गवर्नमेंट को या पब्लिक अथॉरिटी को किसी एक स्पेसिफिक पीरियड में, जनरली ये 1 साल का होता है, इसमें टोटल जितनी भी रिसीप्ट हो रही है या किसी भी सोर्स से कोई इनकम प्राप्त हो रही है, तो इसको हम पब्लिक रेवेन्यू कहते हैं। लेकिन नैरोअर सेंस में जो है, वो पब्लिक रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो है गवर्नमेंट को ऐसी कौन-सी इनकम हो रही है जिसके अगेंस्ट उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। देखिए गवर्नमेंट को 2 तरह की इनकम होती है, एक वो इनकम जिसके अगेंस्ट उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती या कि जिसके लिए उसे किसी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं होता या कोई सुविधा लोगों को नहीं प्रोवाइड करनी होती। और एक वो होती है जिसके अगेंस्ट उसे जो है लोगों को एक इनकम उसे वो होती है जो कि एक समय के बाद उसे इंटरेस्ट के साथ भुगतान करनी पड़ती है। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक रिसीप्ट्स में अंतर क्या होता है। पब्लिक रेवेन्यू का मतलब है कि वो सारी की सारी इनकम जिसके लिए गवर्नमेंट लायबल नहीं है। और पब्लिक रिसीप्ट्स का मतलब है कि सारी इनकम गवर्नमेंट को जितनी भी हो रही है, चाहे वो रेवेन्यू रिसीप्ट से होती है, चाहे वो कैपिटल रिसीप्ट से होती है, इसको जब हम मिलाते हैं, तो इसे हम पब्लिक रिसीप्ट के नाम से जानते हैं। देखिए, इसलिए पब्लिक रेवेन्यू में केवल उन्हीं पेमेंट को या उन्हीं रिसीप्ट को उनको इंक्लूड किया जाता है, जिसके रिपेमेंट की लायबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर भविष्य में नहीं होती। पैसा आया, गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं है कि वो इसे किसी रूप में लोगों को वापस करेगी या उसका कोई कमिटमेंट नहीं है। तो पब्लिक रेवेन्यू को प्रैक्टिकली जो है, जो डाल्टन का नैरोअर सेंस है, इसके अंदर लिया जाता है, वाइडर सेंस के अंदर नहीं लिया जाता। लेकिन हमारे देश में जो है वो पब्लिक रेवेन्यू को वो पब्लिक रिसीप्ट्स के अंदर लिया जाता है। पब्लिक रिसीप्ट्स को प्रैक्टिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है रेवेन्यू रिसीप्ट्स और दूसरा होता है हमारा कैपिटल रिसीप्ट्स। अब रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होता है? रेवेन्यू रिसीप्ट्स के अंदर गवर्नमेंट को 1 साल के अंदर टोटल जितना रेवेन्यू प्राप्त होता है। अब रेवेन्यू कहाँ-कहाँ से प्राप्त होगा? तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो है वो या तो टैक्स से मिल सकता है
या फिर गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू है वो नॉन टैक्स से मिल सकता है। टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, इसका डिस्कशन अभी हम आगे करेंगे। इसी तरह टैक्स कितने प्रकार के होते हैं और टैक्स जो है वो किस-किस तरीके से लगाए जाते हैं, इसका डिस्कशन भी हम आगे करेंगे। इसी तरह नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेज क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कशन अभी आगे की स्लाइड्स के अंदर करेंगे। अभी हम आते हैं कैपिटल रिसीप्ट के अंदर, क्योंकि ये पब्लिक रेवेन्यू का पार्ट नहीं है। पब्लिक रेवेन्यू का पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये वो रिसीप्ट्स हैं जिसको कि गवर्नमेंट को प्राप्त होती हैं। जैसे कि लोन रिकवरी, गवर्नमेंट ने अगर किसी को लोन दिया हुआ है तो अगर वो लोन वापस आ जाता है तो गवर्नमेंट को जो इनकम प्राप्त होती है वो उसकी एक तरीके से रिसीप्ट है। इसी तरह गवर्नमेंट के अगर खर्चे कम पड़ जाते हैं और उसके लिए वो अगर जो कोई अंदरूनी डेट लेती है, देश के अंदर से अगर कोई कर्जा लेती है, तो एक टाइम के बाद उसे ये कर्जा वापस करना पड़ेगा और कर्जा भी विद इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा। इसलिए ये इंटरनल डेट भी जो है वो कैपिटल रिसीप्ट का पार्ट होता है। इसी तरह एक्सटर्नल डेट का मतलब है कि गवर्नमेंट अगर किसी दूसरे देश की गवर्नमेंट से, किसी विदेशी संस्था से या किसी विदेशी सरकार से अगर कोई लोन लेती है तो एक टाइम के बाद आपको मालूम है कि हर लोन का हमें रिपेमेंट करना होता है और विद इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। तो ये होता तो गवर्नमेंट की रिसीप्ट में शामिल है, लेकिन इसे पब्लिक रेवेन्यू में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि एक टाइम के बाद इसे आपको रिपेमेंट करना है, ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी है। ठीक इसी तरह इंटरेस्ट और डिविडेंड होता है जो कि गवर्नमेंट को मिलता है, वो भी उसने जो पुराने लोन दिए हुए होते हैं उसके ऊपर मिलता है। तो इसीलिए कैपिटल रिसीप्ट को जो है वो हम इसके अंदर शामिल नहीं करते। पब्लिक रेवेन्यू के अंदर जो हम शामिल करते हैं वो सारे के सारे रेवेन्यू रिसीप्ट को शामिल करते हैं और रेवेन्यू रिसीप्ट में जो आपके आते हैं वो आता है सबसे पहले टैक्स रेवेन्यू। देखिए टैक्स क्या होता है, हालांकि बीए की क्लासेस में आप ये अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि टैक्स क्या होता है, फिर भी एक छोटा सा रिकैप्चुलेशन मैं आपको दे रही हूँ कि टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा सरकार को किया जाता है, लेकिन उसके बदले में टैक्स पेयर को किसी भी बेनिफिट की कोई गारंटी सरकार नहीं देती। आपके ऊपर अगर टैक्स लगाया गया है तो आपको कंपल्सरी उसका पेमेंट करना है, लेकिन इसके बदले में सरकार आपको कोई बेनिफिट देगी, इसकी कोई गारंटी सरकार आपको नहीं देती। और टैक्स जिस पर तो फीचर्स ऑफ टैक्स क्या-क्या होते हैं या टैक्स की क्या-क्या विशेषताएं होती हैं? तो सबसे पहली विशेषता तो टैक्स की ये है कि टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है। आप इसे मना नहीं कर सकते पेमेंट को। आपको ऊपर अगर टैक्स लगा है तो आपको इसे पेमेंट करना ही होगा। जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाया गया है उसे इसका पेमेंट करना ही होगा। अगर वो इसे पेमेंट करने से रिफ्यूज कर देता है या मना कर देता है तो उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो टैक्स का रिफ्यूजल करना एक पनिशेबल ऑफेंस है। इस तरीके से कंपलसरी पेमेंट होता है जो किसी भी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से करना होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आती है वो है डायरेक्ट क्विड प्रो। इसके बदले में टैक्स पेयर को कोई भी हम गारंटी नहीं देते कि आप हमें इतना टैक्स दे रहे हो तो हम इसके बदले में आपको ये सुविधाएं प्रदान करेंगे। ये टैक्स की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमें कुछ मिल रहा है तो हम ये वो नहीं करेंगे कि भैया हम आपको इसके बदले में कोई फैसिलिटी देने के लिए जा रहे हैं। क्विड प्रो का मतलब है जैसे को तैसा, ये कहावत है। तो क्विड प्रो को में हम टैक्स के बदले में उसको किसी भी चीज की गारंटी देने का प्रॉमिस जो है वो नहीं करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि टैक्स के बदले में हम कोई गारंटी उसको पे टैक्स पेयर को नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, एक टैक्स को इसलिए लगाया जाता है ताकि जो भी गवर्नमेंट का या पब्लिक अथॉरिटी की अपनी लाइबिलिटीज हैं उनको पूरा करने के लिए उसके पास जो है रेवेन्यूज अवेलेबल हो सके और वो जर्नल इंटरेस्ट ऑफ द नेशन में लोगों के इसको खर्च कर सके। तो ये था कि टैक्स के फीचर्स क्या होते हैं। अब आता है कि टैक्स जो है वो कितनी तरीके का होता है। तो देखिए टैक्स जो है वो बहुत दो तरीके का होता है। पहला टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है और दूसरा टैक्स जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब है कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। देखिए डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो कि जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं उसी व्यक्ति को उनका भुगतान भी करना होता है। डायरेक्ट टैक्सेस को व्यक्ति किसी के ऊपर टाल नहीं सकता। अगर डायरेक्ट टैक्स मेरे ऊपर लगाया गया है तो मुझे ही इसका भुगतान करना होगा, मैं इसे को किसी के ऊपर टाल नहीं सकती। तो प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं ये, जैसे कि आपका इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। इसी तरह जैसे डायरेक्ट टैक्स होते हैं वैसे ही
इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है कि ये कर जिस व्यक्ति के ऊपर लगाए जाते हैं, वो व्यक्ति इन करों को दूसरे के ऊपर टाल देता है, और दूसरे के ऊपर जब वो टाल देता है और दूसरे से वसूल करता है और गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड कर देता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो हैं जो कि एक व्यक्ति के ऊपर लगाए जाते हैं, लेकिन व्यक्ति इन करों को जो है दूसरे के ऊपर टाल के, दूसरे से लेकर के गवर्नमेंट को इसका भुगतान करता है, इसलिए इन्हें हम इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसमें कौन से टैक्स आते हैं, जैसे जीएसटी, गुड्स और सर्विस टैक्स, आपका एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज, ये आपके सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। इम्पैक्ट और इंसिडेंस के बारे में मैं आपको अगले चैप्टर्स में पढ़ाऊंगी कि इम्पैक्ट और इंसिडेंस क्या होते हैं। अब ये थे गवर्नमेंट के आपके टैक्स रिवेन्यू, यानी कि गवर्नमेंट को टैक्सेस से कहाँ-कहाँ से रिवेन्यू मिलता है और टैक्स जो है वो कितनी तरह के होते हैं। अब देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। इनके इनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फॉल्ट्स हैं, अच्छे टैक्स के क्या फीचर्स होते हैं, अच्छे करों में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस, ये सब आप बीए में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रही हूँ, ना ही ये आपके एमए के कोर्स में भी है। अब आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब है, अब तक आपको ये पता है कि गवर्नमेंट को जितनी भी इनकम होती है वो टैक्सेस से होती है। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट को बहुत सारी इनकम जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू से होती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू को कहते हैं गैर कर आय। नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कि जिसमें हमें टैक्स नहीं लगाना पड़ता। टैक्स तो हमारा कंपलसरी पेमेंट है, लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या है, देखिए सबसे पहला इसमें आता है आपका फीस। फीस क्या होती है? फीस का मतलब है कि जब भी आप गवर्नमेंट की किसी सर्विस को लेते हैं, कुछ चीजें जो गवर्नमेंट सर्विस के रूप में प्रोवाइड करती है, उसके बदले में आपसे फीस लेती है। जैसे कि आपकी एजुकेशन हो गई, एजुकेशन, आपकी हेल्थ, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको कुछ एक फीस पे करनी पड़ती है। जब आप फीस को पे करते हैं तो नेचुरली है कि आपके पास, जब आप फीस पे करोगे तो आपको जो है कुछ ना कुछ पेमेंट जो है कॉलेज को करना पड़ता है। तो एजुकेशन जो होती है ये आपका अदर सोर्स होती है, जिसकी फीस आपको देनी पड़ती है। अ, इसी तरह गवर्नमेंट बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हेल्थ सर्विसेज हो गई, उसकी भी आप फीस देते हो। तो ये गवर्नमेंट की इनकम का एक मेजर सोर्स होती है। इसके बाद होता है फाइन्स एंड फॉरफीचर। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हो या रूल्स को आप जो है वायलेट करते हो, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर फाइन या पेनल्टी लगा सकती है, जुर्माना। देखिए, आपने अपने कॉलेजेस में देखा होगा कि जब आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है या कोई और प्रॉब्लम वायलेट करते हो, तो कॉलेज भी आप लोग के ऊपर फाइन लगाता है। इसी तरह जब आप ट्रैफिक लाइट को वायलेट करते हो, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर एक जुर्माना लगाती है या फाइन लगाती है। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आजकल तो मास्क न लगाने पर भी फाइन है। तो फाइन से भी गवर्नमेंट को बहुत सारी इनकम होती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं बताती हूँ। आपको मालूम है कि रेलवे में बहुत सारे लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं, और रेलवे का एक पूरा ज़ोन, पूरी एक सीआरपीएफ है जो इस काम में लगी रहती है कि जो लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं, उनके ऊपर वो फाइन लगाते हैं, उनको पकड़ के या पेनल्टी देते हैं। आपको बिलीव नहीं होगा कि केवल 80 करोड़ रुपए की आमदन गवर्नमेंट को केवल इस फाइन फाइन से होती है। अब जबकि ये कोरोना काल चल रहा है, तो आप ये देखिए कि कोरोना काल में चूंकि प्लेटफॉर्म के अंदर ही आप बिना टिकट के नहीं जा सकते, और जिसका कंफर्म टिकट होगा केवल उसी को प्लेटफॉर्म के अंदर जाना दिया जा रहा है, ये फाइन्स का अमाउंट जो है लगभग जीरो है, क्योंकि कोई अननेसेसरी आदमी अंदर जा ही नहीं रहा। तो ऐसे केस में अननेसेसरी आदमी रेलवे में चढ़ भी नहीं रहे। तो फाइन्स एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स है गवर्नमेंट का, क्योंकि आजकल लोग रूल वायलेट बहुत करते हैं। इसी तरह फॉरफीचर, अगर जो है आप किसी के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी रखते हो या फिर आप जो है पेनल्टी के रूप में कोई जो भी चीज रखी जाती है, और अगर आप वो चुकाने में नाकामयाब हो जाते हो, तो गवर्नमेंट आपकी उस चीज को फॉरफीचर कर सकती है, जब्त कर सकती है। तो अगर आपने सिक्योरिटी बॉन्ड्स रखे हुए हैं तो उनको जब्त किया जा सकता है। अगर आपने कोई जो है और चीज रखी हुई है तो उसको जब्त किया जा सकता है। तो जुर्माना जो है, फाइन और फॉरफीचर, जब्ती, इन दो के थ्रू भी गवर्नमेंट को जो है वो बहुत इनकम होती है। नेक्स्ट जो होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू में, वो आता है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। देखिए, गवर्नमेंट को बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। जब विदेश से कोई भी पर्सन हमारे देश में आता है तो हमारे लिए गिफ्ट लेकर आता है, जैसे आपके रिश्तेदार आपके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। इसी तरह अगर विदेश से कोई राष्ट्रपति आता है, कोई प्रधानमंत्री आता है, कोई और आता है, तो वो गवर्नमेंट से जब आके आपके प्रधानमंत्री वगैरह से मिलता है तो उनके लिए गिफ्ट लेकर के आता है। ठीक इसी तरह बहुत देशों की सरकारें हमें बहुत तरह की ग्रांट प्रोवाइड करती हैं। तो ये ग्रांट और गिफ्ट, ये भी गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स है।
जितने भी होते हैं ये भी, इससे भी गवर्नमेंट को जो है वो इनकम मिलती है। नेक्स्ट सोर्स जो होता है वो है इंटरेस्ट और डिविडेंड्स। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा मनी उधार दिया हुआ है। गवर्नमेंट जो है वो दूसरे देश की सरकारों को भी देती है, दूसरे देश की संस्थाओं को भी देती है, अपने देश में भी देती है। बहुत सारी प्रॉपर्टी उसने उठाई हुई है किराए पर। तो गवर्नमेंट को इनसे जो इंटरेस्ट मिलता है और डिविडेंड मिलता है, इसको भी जो है इसमें शामिल किया जाता है गवर्नमेंट की इनकम में, और ये भी गवर्नमेंट की इनकम का पार्ट होते हैं। ठीक इसी तरह एक आता है स्पेशल असेसमेंट। इसको जरा ध्यान से समझिए। स्पेशल असेसमेंट क्या होता है? इसे कहते हैं हम विशेष कर निर्धारण। विशेष कर निर्धारण क्या होता है? देखिए, अगर गवर्नमेंट किसी इलाके में कोई भी डेवलपमेंट का काम करती है और उसकी वजह से उस इलाके की प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं या वहां के इलाके की लोगों की इनकम में वृद्धि हो जाती है, तो गवर्नमेंट वहां पर एक विशेष कर लगाती है। स्पेशल असेसमेंट होता है, स्पेशल असेसमेंट टैक्स होता है, जो केवल वहीं के लोगों को देना होता है। इसको हम कहते हैं स्पेशल असेसमेंट या विशेष कर निर्धारण। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देखिए, जिन कॉलोनियों में मेट्रो आई या जिन कॉलोनी के पास से मेट्रो गुजर रही है, सपोज कीजिए मेट्रो लाने की वजह होने की वजह से उन कॉलोनी में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं। प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट उस मेट्रो का खर्चा निकालने के लिए वहां क्या करती है, वहां के प्रॉपर्टी डीलर्स, वहां के जो है दुकानें जितनी भी आप सेल में करोगे उन सब के ऊपर एक विशेष तरीके का, या वहां की प्रॉपर्टी के ऊपर एक विशेष सेस लगा देती है, विशेष कर लगा देती है, जिसे हम स्पेशल असेसमेंट कहते हैं। क्योंकि इसकी वजह से वहां की प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए, क्योंकि वहां मेट्रो लाई, तो मेट्रो लाने का जो खर्चा है उसका पार्शियल खर्चा इस पार्ट से लिया जाता है, तो इसे कहते हैं हम स्पेशल असेसमेंट टैक्स। इसी तरह गवर्नमेंट की इनकम का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं करेंसी और मिंटेज। करेंसी क्या होती है? देखिए, गवर्नमेंट हर साल नोट छापती है। नोट छापने से गवर्नमेंट को बहुत भारी मात्रा में इनकम होती है। इनकम कैसे? देखिए, 500 रुपए का नोट छापा, उसे छापने की एक्चुअल कीमत कितनी लगी गवर्नमेंट को? बहुत कम। ऐसे में इसी तरह जितनी भी नोट वो छापती है उससे गवर्नमेंट को बहुत प्रॉफिट होता है। तो ये करेंसी और मिंटेज, इसको नोट और सिक्के छापने से गवर्नमेंट को जो प्रॉफिट होता है या मनी मिलता है, ये भी गवर्नमेंट की इनकम का एक मेजर सोर्स है और इनकम का मेजर पार्ट है। इसके अलावा देखिए, गवर्नमेंट को कहाँ से इनकम होती है? पब्लिक एंटरप्राइजेस से। जो सार्वजनिक उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम क्या है? जैसे ओएनजीसी हो गया, आपका एनटीपीसी हो गया, गेल हो गया, भेल हो गया, भारत में नवरत्न है, जितने भी नवरत्न इंडस्ट्रीज हैं, इन सब में जितनी भी गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज हैं और जो भी प्रॉफिट दे रही हैं आपको, चाहे वो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, चाहे आपकी इंडियन ऑयल है, ये ओएनजीसी है, जितनी भी ये आपको प्रॉफिट दे रही हैं, इनसे जो प्रॉफिट आता है, जो गवर्नमेंट ने सार्वजनिक उपक्रम लगाए हुए हैं, उनसे भी, उस प्रॉफिट से भी गवर्नमेंट को जो इनकम होती है, ये भी गवर्नमेंट की इनकम का एक मेजर सोर्स होता है। एक और है जिसे हम कहते हैं एस्टीट। एस्टीट को जरा ध्यान से समझिए। एस्टीट का मतलब होता है उत्तराधिकार कर। मान लीजिए कोई व्यक्ति मर जाता है और उसकी प्रॉपर्टी का कोई क्लेम करने वाला नहीं होता, या जितनी भी अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी होती है व्यक्तियों की या ट्रस्ट की, बहुत सारे लोग अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं, खासतौर से जो लोग ब्लैक मनी कमाते हैं, वो लोग अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी होती है उनकी बहुत सारी। तो जो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी होती है व्यक्तियों की या किसी भी ट्रस्ट की, गवर्नमेंट जो है उसे भी अपने अधिकार में ले लेती है, और उससे भी गवर्नमेंट को जो इनकम होती है उस वो भी गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स होती है। तो इसे कहते हैं एस्टीट। इसी तरह अगर किसी प्रॉपर्टी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टी भी अपने अधिकार में ले लेती है, तो वो प्रॉपर्टी भी गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स बनती है। तो ये मेजर सोर्सेस थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इनकम होती है। इस तरह आप ये मत समझिए कि गवर्नमेंट को इनकम केवल टैक्स के थ्रू होती है, गवर्नमेंट को बहुत सारे नॉन टैक्स के थ्रू भी इनकम होती है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी कि इस यूनिट से एक बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या आते हैं? जैसे कि प्राइस और फी में क्या अंतर होता है? अब प्राइस और फी, देखिए, एक चीज का आप प्राइस देते हो और एक चीज का आप फी देते हो, तो प्राइस और फी में क्या अंतर होगा? प्राइस उन चीजों का दिया जाता है जो कि हमारी टेंजिबल गुड्स होती हैं। टेंजिबल गुड्स क्या होती हैं? टेंजिबल गुड्स जिन्हें कि आप टच कर सकते हो, जिन्हें कि आप छू सकते हो। सपोज कीजिए मेरे हाथ में ये पेन है, तो ये पेन की जो कीमत है, इसको मैं छू सकती हूँ, इसे मैं देख सकती हूँ। अगर ये पेन 10 रुपए का आता है, 20 रुपए का आता है, 50 रुपए का आता है, तो ये क्या कहलाएगा? इसके बदले में मैं प्राइस दे रही हूँ। तो गुड्स के बदले में प्राइस दिया जाता है, और फी दी जाती है इंटेंजिबल गुड्स के बदले में। इंटेंजिबल गुड्स क्या होगी? जैसे एजुकेशन, जैसे कि मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, तो ये इसके बदले में आप क्या दोगे?
कॉलेज को फीस दे रहे हो। तो फी हमेशा इंटेंजिबल गुड्स के मामले में दी जाती है और प्राइस जो होता है वो हमेशा टेंजिबल गुड्स के मामले में दिया जाता है। कई बार कंपटीशन के एग्जाम्स में आप में इसमें अंतर पूछ लिया जाता है कि प्राइस और फी में अंतर बताइए। तो ये प्राइस और फी का मेन अंतर होता है। ठीक इसी तरह आपसे कुछ और भी क्या कहते हैं अंतर पूछ लिए जाते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें आपके जो है क्वेश्चन पेपर में आती हैं और इनका जो है आपसे अंतर पूछा जाता है। कई बार ये अंतर आता है कि टैक्स और फी में क्या अंतर है? देखिए टैक्स और फी में मेन अंतर यही है कि जब आप टैक्स का भुगतान करोगे तो गवर्नमेंट उसके बदले में आपको कोई गारंटी नहीं देगी कि वो आपको इसके बदले में कोई सुविधा देने जा रही है। लेकिन जब आप फी दोगे तो फी के बदले में गवर्नमेंट आपको गारंटी देगी कि आप इस चीज की फीस दे रहे हो, एजुकेशन की फीस दे रहे हो तो हम आपको एजुकेशन देंगे। अगर आप हेल्थ के लिए फीस दे रहे हो तो हम आपको हेल्थ की फीस देंगे। तो ये मेन अंतर होता है कि टैक्स और फी में क्या अंतर होता है। इसी तरह एक आता है टैक्स और स्पेशल असेसमेंट में क्या अंतर होता है। देखिए टैक्स जनरल पब्लिक पर लगाया जाता है, लेकिन स्पेशल असेसमेंट जो है वो स्पेशल कुछ ही लोगों पर लगाया जाता है, उन लोगों पर जहाँ गवर्नमेंट एफर्ट्स की वजह से उनकी इनकम में वृद्धि होती है। तो स्पेशल असेसमेंट और टैक्स में भी ये अंतर है कि टैक्स हर जनरल पब्लिक पर होगा, हर व्यक्ति के लिए एक जैसा उसका रेट होगा, लेकिन स्पेशल असेसमेंट कुछ लोगों पर होगा, कुछ स्पेशल जगह के लोगों पर होगा, जिनकी इनकम गवर्नमेंट एफर्ट्स की तरफ से बड़ी होगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और छोटे-छोटे अंतर आपसे कॉम्पिटिशन में पूछे जाएंगे। इनकी तरफ आप ध्यान दे दीजिएगा कि प्राइस और फी में क्या अंतर है, टैक्स और फी में क्या अंतर है, टैक्स और स्पेशल असेसमेंट के अंतर क्या अंतर है। इसी तरह कई बार आपसे पूछा जाता है कि रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या अंतर है। तो ध्यान रखिए हमेशा देखिए यहाँ टाइप्स ऑफ टैक्सेस में मैंने आपको केवल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ाए हैं। इसलिए क्योंकि रेवेन्यू का पार्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस और रेवेन्यू में केवल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं। लेकिन रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और आपके प्रोग्रेसिव टैक्सेस, रिग्रेसिव टैक्स वो होते हैं कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है टैक्स का रेट कम होता चला जाता है। प्रोपोर्शनेट टैक्स वो होते हैं जहाँ की टैक्स का रेट सेम होता है 10%, आपने फ्लैट लगा दिया। अब आपकी इनकम कितनी भी हो 10,000, 20,000, 30,000, 1 करोड़, 2 करोड़, आपको फ्लैट 10% टैक्स देना है। इसे प्रोपोर्शनेट टैक्स कहते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स वो होता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी तो आपको जो है वो टैक्स जो है वो आपका क्या कहते हैं बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आपकी टैक्स इनकम 50,000 रुपए है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपकी इनकम बढ़ के 1 लाख हो जाती है तो 10% हो जाता है। इनकम बढ़ के 3 लाख हो जाती है तो 20% हो जाता है। 5 लाख हो जाती है तो 30% हो जाता है। तो इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो ये छोटी छोटी चीजों को भी आप ध्यान में रखिएगा। टैक्स से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया कि गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू क्या होते हैं। नॉन टैक्स और नॉन टैक्स दोनों ही ध्यान रखिएगा। आपके पेपर में टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू का अंतर आ सकता है, डायरेक्ट टैक्स आ सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स आ सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल आ सकते हैं। टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में अंतर आ सकता है, फी और प्राइस में अंतर आ सकता है, टैक्स और फीस में अंतर आ सकता है, टैक्स और स्पेशल असेसमेंट में अंतर आ सकता है, स्पेशल असेसमेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका खत्म हो गया। मैं